हेलो, वेलकम टू सीआरएन। आज 28 जुलाई है। मैं इस चैनल में न्यूज़ एंड रिलेटेड क्वेश्चंस लाता हूं पर डे। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने की शक्ति देता है। तो इसका आंसर है 174। 174 आर्टिकल के अनुसार राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो हाउस असेंबली के सेशन को बुलाते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 174। ये न्यूज अभी चल रहा है, राजस्थान के गवर्नर ने, जो वहाँ कलराज मिश्रा है राजस्थान के गवर्नर, उन्होंने चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के रिक्वेस्ट को मानते हुए हाउस बुलाने की अनुमति दे दी है। तो उसी से संबंधित है कि किस संविधान के अकॉर्डिंग में राज्यपाल को यह पावर प्राप्त है। तो संविधान के 174। और कल मैंने आपको बताया था संविधान के आर्टिकल 163 के बारे में। संविधान के आर्टिकल 163 कहता है कि जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करेगा। गवर्नर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम करेगा, कोई भी डिसीजन लेगा। ये है आर्टिकल 163 में। आज के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने रोजगार बाजार नामक पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में जो गैप होगा, मतलब इस पोर्टल पे एम्प्लॉई अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे जो अनएम्प्लॉयड है, और जो एम्प्लॉयर है मतलब जो रोजगार देने वाले हैं नियोक्ता, वो भी इस पोर्टल पे अपने जॉब की रिक्वायरमेंट को पोस्ट करेंगे। तो ये दोनों के बीच के जो गैप को फिल करने के लिए रोजगार बाजार नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो रोजगार बाजार पोर्टल किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर है दिल्ली। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं आज के, कि हाल ही में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में एक जीन की खोज की है जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। तो उस जीन का नाम बताना है आपको। तो उस जीन का नाम है TLR7। TLR7 जीन है ह्यूमन बॉडी में जो कि कोरोना वायरस से फाइट करने में सहायक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में, ये मैंने पिकअप किया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आए दिनों में न्यूज में रहता है। आप देखोगे कि न्यूज में लगभग डेली 2 से 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट किए रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जानना चाहिए। तो पहला, इसकी स्थापना 1937 में की गई थी और भारत के संघीय न्यायालय के रूप में की गई थी। 1937 में इसकी स्थापना। दूसरा है 1950 में इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोला गया 1950 में। तीसरा है कि इसके जो फर्स्ट CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहला HJ कनिया थे। और चौथा है कि जो प्रेजेंट CJI हैं शरद बोबड़े, और ये 47वां CJI है। तो इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एज ए सुप्रीम कोर्ट उसको 1950 में बोला गया। इससे पहले उसको फेडरल कोर्ट बोलते थे। फेडरल कोर्ट जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी एज ए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 में। और ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को आज़ादी के बाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 में, उससे पहले फेडरल को 1937 में स्थापित किया गया था। इसके पहले CJI HJ कनिया थे, और जो वर्तमान CJI शरद बोबड़े हैं जो कि 47वां CJI है। तो इम्पोर्टेंट ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए, इसमें सारे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आजकल न्यूज़ में आप देख रहे हो कि डिजिटल सिग्नेचर, या आपने सुना भी होगा डिजिटल सिग्नेचर, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में यूज होता है, काफ़ी लोग भी यूज इसको करते हैं, और कहीं कहीं ये तो मैंडेटरी है डिजिटल सिग्नेचर लगाना डॉक्यूमेंट में। तो ये डिजिटल सिग्नेचर है क्या? तो डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली क्या होता है कि जो नॉर्मल सिग्नेचर हम लोग करते हैं उसी का रिप्लेसमेंट करता हुआ डिजिटली साइन करना होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन कैसे करते हैं? तो उसमें क्या होता है कि जैसे डिजिटल सिग्नेचर यदि आप लेते हो तो कुछ कोड वर्ड और पासवर्ड आपको दिए जाते हैं, और कुछ की दिए जाते हैं जो कि मैथमेटिकल फार्मूला पे बेस्ड होते हैं। तो कभी आप डिजिटली किसी चीज़ को साइन करने जाते हो, तो जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया आपने वर्ड में या एक्सेल में जो भी है, जिसको डिजिटली साइन करना है, तो एक कीज़ आपको इसमें इंटर करने पड़ेंगे। तो
एक कॉन्फिडेंशियल होता है, इसके लिए सिग्नेचर चूंकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ है इसलिए डिजिटल सिग्नेचर भी कॉन्फिडेंशियल एक नंबर दिए हुए रहते हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने होते हैं, तो उसी को डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं हम लोग। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में ये सारे विकल्प आपको बताने हैं कि कौन कौन से सही है। तो इसे IT एक्ट 2000 द्वारा विनियमित किया गया, इट इज रेगुलेटेड बाय IT एक्ट 2000। दूसरा है कि डिजिटल सिग्नेचर 1 साल से 3 साल के बीच के लिए दिए जाते हैं। इसकी जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी डिजिटल सिग्नेचर की 1 साल से 3 साल की होती है। और तीसरा है कि यह इसकी टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो इसमें सब सही है कि डिजिटल सिग्नेचर IT एक्ट 2000 के द्वारा रेगुलेट होता है। और दूसरा है कि इसकी जो वैलिडिटी है 1 साल से 3 साल है। और थर्ड है कि इसकी टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी है। ऑल आर करेक्ट। तो आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज आया था कि पुलिस ने अभी अरेस्ट किया है कुछ साइबर क्रिमिनल्स को जिन्होंने एक्सपोर्ट फर्म्स को टारगेट किया था। एक्सपोर्ट फर्म्स होते हैं, उसके डिजिटल सिग्नेचर को इन्होंने हैक करके और वो डिजिटल सिग्नेचर को मिसयूज कर रहे थे, तो पुलिस ने अभी उन क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब अगला सवाल है, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में है, ये इंडिया के सहयोग से बनाया गया बंदरगाह है ईरान का, चाबहार पोर्ट। तो ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ओमान की खाड़ी, इसका आंसर है ओमान की खाड़ी। गल्फ ऑफ ओमान में चाबहार बंदरगाह स्थित है। चाबहार बंदरगाह काफी दिनों में न्यूज में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। चाबहार बंदरगाह ईरान में है, ये इंडिया के सहयोग से बनाया गया बंदरगाह है और यह स्थित है ओमान की खाड़ी में। अभी इसको आप नक्शा में देख लो ये कहाँ है। तो ये इंडिया का, आप देख लो इंडिया का ये मैप है इंडिया, और ये है चाबहार पोर्ट, जो रेड से आप देख रहे हो चाबहार पोर्ट है। तो चाबहार पोर्ट है गल्फ ऑफ ओमान के किनारे पे चाबहार पोर्ट बनाया गया, गल्फ ऑफ ओमान, ये आपको ध्यान रखना है। गल्फ ऑफ ओमान को आप इसे रेफरेंस में याद रखो कि जो इंडिया है, इंडिया का अरेबियन सी है, तो इससे जो पाकिस्तान से ऐसे लगता हुआ फिर इसके बाद इधर गल्फ ऑफ ओमान चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान पे ही ये बंदरगाह चाबहार पोर्ट है। और इसी से रिलेटेड एक और जो इन्फॉर्मेशन है जो भी हाल फिलहाल में चल रहा है, देखो आपको जाहेदान, जाहेदान एक जगह है, ये जाहेदान है और ये चाबहार है। तो इसके बीच से जोड़ता हुआ है जो एक रोड बनाने के जो प्रोजेक्ट था। तो इसमें पहले इंडिया और ईरान ने मिलके ये रोड बनाने का प्लान किया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ईरान ने इंडिया को इससे बाहर करके चाइना को इसमें ले लिया। तो मतलब ये रोड अभी चाइना और ईरान मिलकर बनाएंगे, चाबहार से जाहेदान को कनेक्ट करता हुआ रोड। ये भी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज में रहा है। इससे क्या है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन जो नीति है, विदेश नीति है, उसका एक झटका लगा है। क्योंकि यहाँ इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला था, इंडिया को हटा के अभी चाइना को ईरान ने ले लिया है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जाहेदान और ये जो चाबहार एयरपोर्ट है, इसको कनेक्ट करता हुआ मैं भी किस कंट्री को शामिल किया है ईरान ने, इंडिया के हटाकर, तो वह चाइना। तो दिस इज गल्फ ओमान, ये चाबहार पोर्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए बजट का कितना % एक्सपेंडिचर किया जाता है? जो बजट, एनुअल बजट बनता है, उसका कितना % हेल्थ केयर पे खर्च करता है गवर्नमेंट? इसका आंसर है 3.6%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि अभी हेल्थ केयर सेक्टर अभी न्यूज में है। कोरोना के वजह से पूरे हॉस्पिटल्स और जो स्टाफ्स हैं सारे हेल्थ केयर से जुड़े हुए, और पूरे हेल्थ केयर अभी न्यूज में रहा है। तो अभी ये सवाल उठता है कि भाई कितना खर्च करते हैं गवर्नमेंट अपने हेल्थ केयर सेक्टर पे? तो है 3.6% ऑफ एनुअल बजट गवर्नमेंट खर्च करती है इस पे। अब आज के अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि FAO के बारे में आपको सही विकल्प बताना है। तो FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UNO की एजेंसी है जिसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुआ था। दूसरा है कि इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और इसके वर्तमान DG कू दोंगयू है। तो इसमें से सारे सही है। FAO है वो एक UNO की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है FAO, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी।
और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसका वर्तमान क्यू दोंग्यू है। 16 अक्टूबर 1945 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसी स्थापना के उपलक्ष्य में एवरी ईयर खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को एवरी ईयर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1945 को। तो अभी FAO के बारे में आप न्यूज में आया था कि FAO एवरी ईयर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जो कि वर्ल्ड के पॉवर्टी एंड उससे फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम को उसमें दिखाया जाता है। तो इस बार के जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया उसमें बताया है कि जो इंडिया में मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस जो लोग हैं वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं। तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का किससे डिसाइड होता है कि $1.90 जो पर डे खर्च करने का जो पावर है $1.90 उसको बोलते हैं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। तो ये अभी इस बार के FAO के रिपोर्ट में। तो FAO के बारे में ये सब आपको जानना चाहिए। अगला सवाल है आज के, अगला ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? इसका आंसर है भारत। भारत में 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अभी न्यूज़ था कि ICC ने अभी एक सुपर लीग चालू किया है। सुपर लीग 30 जुलाई से सुपर लीग चालू करने वाला है। तो सुपर लीग में क्या हुआ कि इसमें से 12 टीमें जो ICC के परमानेंट मेंबर हैं और एक और टीम नीदरलैंड, ये 13 टीम सुपर लीग खेलेगी। और 13 टीम में से जो 7 टीम टॉप पे रहेंगे, 7 टीम वो, और एक जो मेजबान टीम है जैसे इंडिया में होने वाला है तो इंडिया मेजबान टीम होगा, तो इंडिया और 7 और जो क्वालिफाई करेंगे सुपर लीग के, ये सब मिलके 8 टीम जो होगी अगला विश्व कप 2023 जो भारत में होने वाला है उसमें खेलेगी। तो ICC ने सुपर लीग स्टार्ट किया है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। अगला सवाल है, स्मार्ट इंडिया हैकाथन क्या है? स्मार्ट इंडिया हैकाथन और एक कब चालू किया गया था? तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017 में चालू किया गया था। तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया हैकाथन 2020 के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको एड्रेस करेंगे आज शाम में। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 को PM एड्रेस करने वाला है। तो इसी से निकलता है कि भाई स्मार्ट इंडिया हैकाथन स्टार्ट कब हुआ था? 2017 में। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक गवर्नमेंट एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें कि जो कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जो कंट्री के जो बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, उस पर स्टूडेंट्स को, जो पार्टिसिपेंट होते हैं ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स, इसको सॉल्यूशन देने के लिए गवर्नमेंट इनवाइट करती है कि आप इस सॉल्यूशन इस पर डालो, और जिसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको विनर घोषित किया जाता है। तो एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हमारे देश की समस्याओं को एड्रेस करने का अपने विचार को दे पाएँ। तो इसी पोर्टल को स्मार्ट इंडिया हैकाथन बोलते हैं। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017 में चालू हुआ था। ये है, तो ये सब आंसर हमने दिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इसी तरह के मैं न्यूज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डालता हूँ इस चैनल पे, ताकि आपकी जो तैयारी 100% हो। 100% इसलिए कि करंट अफेयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन 10 से 15 ही होते हैं, और इसी करंट अफेयर्स रिलेटेड आपके 80 से 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसलिए करंट इवेंट से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।